नाजरीन सलामुन अलैकुम, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। नाजरीन, इस शो के ज़रिए हमारा मकसद है माशरे की तरबियत, रिश्तों और ख़ानदानों में होने वाले इख्तलाफात की रोकथाम। नाजरीन, हम इस शो के ज़रिए एक बेहतर राह दिखाना चाहते हैं जहां बेटा बेटी बहू दामाद सबको अपने अपने हुकूक मैसर हों। तो आइए शुरुआत करें और मुलाकात करें हमारे गेस्ट से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना रूह ज़फ़र साहब और हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा जीवानी। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पर और बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक छोटा सा रिकैप हमारे शो का कि पिछली बार सुहेल और समीना का सफ़र कहाँ तक पहुँचा था। ये होते हैं खानदानी लोग। उम्दा शादी भी करवाई हमारी इज्जत रखने के लिए और हमने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने सारी ज़रूरतों की चीज़ें दी है। वरना किसी से कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो लोग वाकई में खाली हाथ भेज देते हैं। सोहेल की शादी में खानदान वालों के सामने मेरी नाक ही कट गई। आइए एक बार फिर से क्लिप देख लेते हैं और जानते हैं कि आज क्या होने वाला है समीना और सुहेल की ज़िंदगी में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी, आप लोगों ने हमें दहेज में क्यों कुछ नहीं दिया? क्यों, क्या हुआ? अगर ससुराल वालों ने नहीं भी मांगा तो आप कुछ तो दे देते। डैडी के पास पैसों का तो कोई मसला नहीं था, तो फिर आपने हमें कुछ क्यों नहीं दिया? अरे लेकिन हमें क्या पता था कि मना करने के बावजूद भी कुछ देना होगा। और फिर उस घर में हमने ज़रूरत की हर चीज़ देखी थी, फिर हम और क्या देते। वो कुछ भी हो अम्मी, लेकिन आप हमें कुछ तो देते। अब मुझे छोटी बहू के सामने कितना बुरा लग रहा है, आपको पता है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे डैडी से बात करती हूँ। अम्मी, इसमें डैडी क्या करेंगे? अम्मी, सोहेल आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। सोहेल, क्या आपके घर वालों को ये लगता है कि हम घिरे पड़े लोग हैं कि जिनकी बेटी से शादी करके आप लोगों ने एहसान किया है? अब क्या हो गया? अगर आप लोग कहते तो मुझे यकीन है मेरे डैडी आप लोगों को कभी नाराज नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। तुम बताओगी हुआ क्या है? आपकी अम्मी कब तक ये जतलाएंगी कि मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया, शादी ठीक से नहीं की? ये तो आपकी और आपके घर वालों की ख्वाहिश थी कि शादी सादगी से हो, वरना मेरे डैडी तो अच्छे से ही कर रहे थे। आखिर पहली बेटी हूं मैं उनकी, कितना अरमान था उनका कि धूमधाम से मेरी शादी करे, लेकिन डैडी ने आप लोगों की बात को अहमियत दी। अम्मी ने ऐसा क्या कह दिया और ऐसा क्या ताना दे दिया तुमको कि जो तुम इतने कुछ बोले जा रही हो? सबके सामने ये कहने का क्या मतलब है कि खानदानी लोग सब कुछ देते हैं? आप लोग तो बहुत खानदानी है ना, तो क्या खानदानी लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो कहे कि कुछ नहीं चाहिए और फिर पीछे से ताने दे? अगर कुछ चाहिए होता तो मांग लेते। अपनी जबान पर लगाम दो, जरा आहिस्ता बात करो, बाहर सुन लेगा कोई। हाँ तो सुन ले। वैसे भी हिना के डैडी ने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि वो इंप्रेस हो रही है। जो कुछ भी दिया है अपनी बेटी को दिया है। कोई इंप्रेस नहीं हो रहा उससे, और ये उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करो तुम। आपको तो मेरी सारी बातें उल्टी सीधी लगती है। इस घर में दिन भर मैं रहती हूँ, मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, मुझे जलील किया जाता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने आपसे शादी की थी? बस करो समीना, मैं तुम्हारी ये रोज की किटकिट से ना बेजार आ चुका हूं। खुद तो टेंशन लेती हो और मुझे भी टेंशन देती हो। भाभी, आज आपने कितना ऑयली और स्पाइसी खाना बनाया था, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाई। ठीक है, तो कल से अपना खाना खुद बना लिया करना। अरे समीना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप देखिए हिना मुझसे कैसे बात कर रही है, मैं बड़ी हूं उससे। तो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? सिर्फ इतना ही कहा है ना कि कितना ऑयली खाना बना था। तो मैंने भी ऐसा क्या कह दिया? मैंने सिर्फ इतना कहा है, अगर पसंद नहीं है तो खुद बना लिया करो। बस करोगे अब तुम दोनों? खाना हो गया ना, जिसको खाना था उसने खाया, जिसको नहीं खाना था नहीं खाया। अब प्लीज खाने की बातें बंद करें। खाना बना रही है तो किस पर एहसान कर रही है जो इतने तेवर दिखा रही है? अम्मी एहसान की बात नहीं है, कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। सोहेल बैठो।
क्या मसला है ये तुम्हारी बीवी के साथ जो बात बात पे रोने लगती है? मैंने या तुमने उस पर कोई जुल्म डाल दिए है जो बात बात पर रोना आता है उसे? अगर तुमसे नहीं संभलती तो मुझसे कहो, मैं उसके माँ बाप से बात करती हूँ और कोई हल निकालती हूँ कि क्या मसला है इस लड़की के साथ। मैं इस रोज रोज की किटकिट से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। कहाँ हो बेटा? जी डैडी ऑफिस में हूँ, बोलिए। बस बात तो कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और समीना के मसलों की वजह से परेशान हूं। परेशान तो मैं भी हूँ डैडी, लेकिन बस अपनी हालात की वजह से खामोश हूँ। बेटा तुम्हारे घर वालों की बातों की वजह से सिर्फ समीना ही नहीं, हम सभी दुखी हैं। कुछ दिया नहीं, कुछ लाए नहीं। बेटा हमने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की मर्जी के मुताबिक ही शादी की थी। अगर मुझे यह पता होता कि बाद में इसी बात को लेकर समीना और हमें इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा तो मैं समीना की शादी बहुत अच्छी तरह से करता। बेटा समीना मेरी पहली औलाद है, उसके आंसू से ज्यादा मेरे लिए और कोई चीज कीमती नहीं है। बेटा अगर अभी भी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की कोई डिमांड हो तो मुझे बता दो, मैं पूरी कर दूंगा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि तुम और समीना खुश रहो। डैडी मुझे आज भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा तुम्हारे वालिदैन की बातों से तो यही जाहिर होता है कि उनका इरादा कुछ और है। वो क्या है कि समीना ने अब तक घर बराबर से संभाला नहीं, और बस उनका थोड़ा सा गुस्सा है, ठंडा हो जाएगा। तो बेटा घर नहीं संभाला तो क्या उसे ताने मारोगे, उसे रूम के बाहर निकाल दोगे? बीवी लेकर गए थे, कोई काम करने वाली नौकरानी लेकर नहीं गए थे। ऐसी बात नहीं है डैडी, जितना एक बहू को करना चाहिए वो भी काम नहीं करती है। बेटा तुम्हारी और समीना की शादी को अब 1 ही साल तो हुआ है, उसे थोड़ा वक्त दो। धीरे धीरे समीना सब कुछ सीख जाएगी। सीखना भी तो नहीं चाहती है डैडी वो। बेटा एक काम करो, तुम और समीना दोनों मिलकर घर आ जाओ, हम मिलकर बैठकर बातें करेंगे, मैं समीना को समझाऊंगा। ठीक है डैडी, हम घर आकर आपसे बात करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम अंदर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी जी मैंने तुमसे कब कह दिया कि मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से कुछ चाहिए? आपने नहीं कहा तो क्या हुआ, आपके घर वालों ने तो कहा ना। उनका यह मतलब नहीं था कि वो कुछ डिमांड करें। अच्छा, खानदानी लोग देते हैं, शादी अच्छी करते हैं, इन सब का क्या मतलब है? वो लोग सिर्फ तुमसे खफा हैं क्योंकि तुमने अब तक घर की जिम्मेदारी बराबर से संभाली नहीं है, इसीलिए ऐसा कहते हैं ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। तो फिर घर के कामों पर ताने देना, शादी और दहेज पर क्यों देते हैं? हिना भी तो कोई काम नहीं करती, तो फिर मुझसे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी हिना से तो कई ज्यादा काम करती हूं मैं इस घर में। इरफान और हिना सिर्फ कुछ महीनों के लिए यहां पे हैं, जिंदगी भर नहीं रहेंगे यहां पे। घर की जिम्मेदारी तुम पर और मुझ पर है, और मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से तुम्हारे डैडी ने मेरी आज बेइज्जती की है। आपको आपकी एक दिन की बेइज्जती इतनी बुरी लगी, यहां मुझे दिन रात जलील किया जाता है, तो फिर मुझ पर क्या बीतती होगी? और वैसे भी डैडी का इंटेंशन आपको बेइज्जत करना नहीं था। और हां, अपनी अम्मी से पूछ लीजिएगा, अगर उन्हें कोई और चीज की जरूरत हो तो बता दे, मैं अपने डैडी से कह दूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। थक गया आज।
समीना कहाँ है? वो एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसे वहीं छोड़ दिया, आ जाएगी 1-2 दिन में। देखो बेटा सोहेल, तुम्हें तो पता है ना प्रेगनेंसी में इन हालात में तो ऐसे हालात पैदा होते रहते हैं। हाँ, और तुम समीना को अपने मायके क्यों छोड़ के आए हो? और तुमको अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है बार बार मायके जाना। हाँ बाबा, उसकी हालत नहीं थी सफ़र करने वाली, इसीलिए मुझे उसे वहाँ छोड़ना पड़ा। और फिर बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं था। ले आऊँगा मैं उसे 1-2 दिन में जाकर। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अरे तुम जो बेहतर समझते हो बेटा वो करो। इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी माँ को ज़्यादा मायके में रखना पसंद नहीं है समीना, बस इतना ख्याल रखें। हाँ, सलाम अलैकुम नसीर भाई। हाँ वालेकुम सलाम भाई। भाई समीना कैसी है? भाई हमको वो बोल के नहीं गई थी कि वो वहाँ पर रुक जाएगी। हाँ, वो मैंने ही रोक कर रखा था, जरा कमजोर लग रही थी। देखिए भाई, आपको तो पता है ना इन दिनों तो हालात ऐसी नीचे ऊपर ऐसी होती रहती है, आप समझ सकते हैं ना। अच्छा खैर, भाई मैं और हमारी बीवी जो है हम चाह रहे हैं कि आपके पास आए और कुछ बात करनी है आपसे। नासिर भाई, सब खैरियत तो है ना? हाँ भाई खैरियत तो है, अब इसमें कि है भी नहीं भी। खैर एक काम करते हैं, हम लोग आके आपसे मिलते हैं, कुछ बात करते हैं। ठीक है, आइए आप लोग, जरूर आइए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मतलब मेरा पहला सवाल ये है कि जहाँ घर में देखा जाता है 2-3 बेटे होते हैं, वहीं 2-3 बहुएं भी घर में आती हैं। अलग ख्याल, अलग मिजाज और कई बार अलग हैसियत भी होती है। तो ऐसे में जिस बहू की कम हैसियत होती है उसे कहीं ना कहीं खदशा रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है दूसरी बहुओं से। तो ये क्यों होता है? क्या ये ससुराल वालों के अलग रवैये की वजह से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए और हाज़रीन को भी सलाम अर्ज़ है। यकीनन देखिए, खुदावंद आलम ने इन इंसानों को एक दूसरे से अलग अलग बनाया है, और न ये कि सिर्फ़ इंसानों को, जो खुदा के चुने हुए बंदे हैं जिनको हम रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, ख़ुद कुरान मजीद ने ऐलान किया है कि तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दिया है। कोई इंसान इस दुनिया में, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि ये कहे कि मेरे सारे बच्चे एक जैसे हैं, मेरे सारे भाई एक जैसे हैं, मेरी सारी बेटियां एक जैसी हैं, नहीं कह सकता, क्योंकि खुदावंद आलम ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। यहाँ तक कि इस हाथ में आप देखें, दुनिया में जब पहचान के लिए निशानी ली जाती है तो ये उन उंगलियों से, अंगूठों से, इनसे निशान लिया। क्यों? जितने भी दुनिया की इंसानों की आबादी हो जाए, लेकिन ये लकीरें एक नहीं हैं, खुदावंद आलम ने अलग अलग बनाया है। तो अब इस बुनियाद पर ये ख्याल करना कि मेरे सारे बहुएं एक जैसी होंगी या मेरी सारी बेटियां एक जैसी होंगी, ये किसी भी इंसान को सोचना गलत है। सवाल जो आपका है कि ख़ुद इस हैसियत की वजह से अगर ये सोचें कि मेरी हैसियत ख़राब होगी, नहीं सोचना चाहिए। इंसान को, चाहे वो बेटी हो या बहू, ये सोचना चाहिए कि जितनी हमारी सलाहियत है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उसको काम में ले आएँ, और उसको काम में लाने के बाद जिसको हमारी शरई ज़बान में कहते हैं कि हमने अपनी तकलीफ़ को अदा किया, अपने वाजिब को अदा किया, जब हम उसको अदा कर लें तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करना चाहिए कि खुदावंद आलम ने ख़ुद वादा किया है कि अगर तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहे हो और मुझ पर भरोसा कर रहे हो
तो जो भी मुझ पर भरोसा करता है हम उसके लिए काफ़ी हैं। लिहाजा ये सोचना कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज़्यादा दौलत है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस किस्म के ख़यालात ख़ुद इंसान को चंद लोगों के सामने भी मायूस कर देते हैं। नहीं सोचना चाहिए ऐसा। जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक ज़िम्मेदारी को हम अदा करें, खुदावंद आलम मुश्किलात को ख़ुद हल करें। बेशक। डॉक्टर, व्हाट डू यू थिंक, क्या समीना में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है? व्हाट इज़ इट? जैसे आपने द फर्स्ट यू आस्किंग मी द फर्स्ट क्वेश्चन, Yeah. राइट? अगर आप देखने जाओ, जैसे आपने कहा अलग अलग बहुएं रहती है, अलग अलग बेटियाँ, फिर जो बहू बाहर से आ रही है, हर बहू डिफरेंट रहती है, उनके थॉट्स डिफरेंट रहते हैं, उनकी फीलिंग्स डिफरेंट रहती है, उसकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग अलग रहती है, क्योंकि वो हर बहू अलग अलग घर से आई है, तीनों के थिंकिंग अलग है। अभी यहाँ पे अगर आप देखने जाओ, बेटी घर में 3 बेटी और 4 बेटी, वो उसी घर में बड़ी हुई है Yeah. और उसी घर में ब्रॉटअप हुई है, तो वो उस माहौल से काफ़ी सारी हद तक फेमिलियर हो चुकी है। जहाँ की बहू जो नहीं आती है, शी इज़ नॉट फेमिलियर, तो जब वो बहू घर में आती है तो फॉर श्योर है कि इनसिक्योरिटी आती है। हो सकता है जो बड़ी बहू है वो अच्छे घर से हो, छोटी बहू है वो अच्छे घर से नहीं, बट उसके अखलाक अच्छे हो। एवरी ह्यूमन बीइंग में पॉजिटिव्स भी रहते हैं, नेगेटिव्स भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बड़ी बहू को देखने जाओ तो हो सकता है वो खाना अच्छा पका सकती है बट घर संभाल नहीं सकती है। जो छोटी बहू है वो घर अच्छा संभाल सकती है बट बाहर रिश्तेदारों के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। हर इंसान का कुछ ना कुछ वो रहता है, तो वी कैन नॉट कंपेयर कि बड़ी बहू ऐसी है, छोटी बहू ऐसी है, सबको साथ में लेके चलना है। और बेटी और बहू में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेटी जो है वो उस घर में बचपन से बड़ी हुई है, तो वो मम्मी का, डैडी का, भाई का, सबका मेंटल समझ सकती है, दिमाग समझ सकती है कि कब गर्म होते हैं, क्या है घर का माहौल कैसा है। जो बहू है वो नहीं आई है, तो हमें उसे साथ लेके चलना है, रादर देन मेकिंग देम इनसिक्योर, मेक देम मोर कंफर्टेबल, और अपने सिचुएशन में, अपने घर में उनको ढालने की कोशिश की। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि देखा जाए, समीना के दिल में एक अपने माँ बाप के खिलाफ भी सुएज़न पैदा हो गया है और वो सवाल करने पे मजबूर हो गई अपने माँ बाप से कि उनके पास मैसर था फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। कैसे इसे रोका जा सकता है? अब देखा जाए तो एक चिंगारी थी, अब वो आग पकड़ रही है। असल में जिस तरीके से बात सामने आई है, और इस फिल्म में आप देखें, वो एक बच्ची है और अभी उसको नया नया माहौल मिला है। अब उसमें जो बातें हो रही हैं उसी बातों के तहत उसकी जहनियत बन रही है, जो उसकी सोच है वो उसी घर में। अब जहाँ पर ये बातें की जा रही हैं वहाँ से उसने ये नतीजा निकाला कि मेरे वालिदैन के पास सब कुछ था, उन्होंने नहीं दिया। जबकि ये सोच के और बुरे ख़यालात में जाने के लिए उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ जो बातें थी वही, उस बातों की वजह से वो सोच रही है। उसका सोचना बरहक है, लेकिन यहाँ पर खुद उनके वालिदैन को जो हकीकत हाल थी उसको समझा के बताना चाहिए कि पहले बात ये हुई थी, ठीक है, मुआशरे और समाज में इस जहेज़ को, इसका गलत इस्तेमाल, मिसयूज़ किया जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि बेटी को जो कुछ देते हैं वो सब कुछ पूरे उसके घर वालों के लिए होता है, जबकि शरीयत ने, दीन ने जो हमको तालीम दिया है वो ये कि बेटी की आसाइश के लिए, उसका घर बसाने के लिए जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दिया जाए। अब ये सारा सामान उस बेटी के लिए है, ना ये कि उनके घर वालों के लिए, उनके दामाद के लिए नहीं, सब कुछ बेटी के लिए दिया जा रहा है। मांगने वाला या ना मांगने वाला, या देने वाला या ना देने वाला, ये सारी हमारे समाज की मुश्किलात हैं। ये सब फाउंडेशन समाज की तरफ से आए हमारे पास। हमारी बेटी है, हमको मालूम है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम वो दें। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारी बहू ये सामान क्यों नहीं लाई, ये फिर हमारी ज़रूरत है, इसको हमें ख़ुद पूरा करना है, हम अपनी बहू से उसका मुतालबा नहीं कर सकते। तो दोनों घरों में समाज और माशरे की वजह से जो जहनियत और मेंटलिटी बनी हुई है, उसकी बुनियाद पर, उसी को बेस बना के वो कह रहे हैं उसके पेरेंट्स कि हम देंगे, जुबरान कर देंगे, फिर से देंगे। उधर वो चाह रहे हैं कि फ़लाँ बेटी लाई है, वो लाई है, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो यहाँ पर इसका सुएज़न पैदा करना समीना का, या ये बातें, ये माहौल की वजह से ऐसा है। अगर हकीकत और सच्चाई मालूम हो जाए
तो फिर वो इस ख्यालात में नहीं जाएगी। और जाहिर है कि एक बच्ची जो अभी शादी हो के आई है, साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, उसके जो उसका रिएक्शन है वो और कुछ इसके अलावा हो नहीं सकता। वो एक पनाहगाह जानती है कि मेरे माँ और बाप हैं, क्योंकि जिसको वो माँ बाप बनाना चाह रही है वो टॉर्चर कर रहे हैं, और जिसकी तरफ वो अब जाना चाह रही है तो उनके पास भी कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको दे देंगे, हम फिर से कर देंगे। इसलिए ये सुए-ज़न जो उसका है वो बजा है, अगरचे माहौल सही हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि अब जैसे हीना आ गई है, सारे लोग हीना से इम्प्रेस्ड हो चुके हैं, और समीना कहीं ना कहीं उसे लग रहा है मैं बड़ी बहू हूँ, तो उसे अपनी पोजीशन खोने का एक डर हो गया है। तो वो कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकती है? उसे क्या करना चाहिए जो वो इस सब चीज़ों में ना पड़े, कंपटीशन में ना आ जाए? ये अगर आप कहोगे कि समीना अभी कंपटीशन में ना है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। समीना ऑलरेडी मूड स्विंग के फेज़ में जा चुकी है। उसके मूड स्विंग्स आते हैं। उसके घर वालों जब समीना को संभालना था तो तब घर वालों ने उसे नहीं संभाला, और अब जब हीना है तो जब वो हीना को संभाल रहे हैं तो ऑब्वियसली समीना जो है हीना के साथ अपने आप को कंपेयर करेगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं खाना पकाती हूँ, हीना नहीं पकाती, ये मैं काम मैं करती हूँ, हीना नहीं। तो कंपैरिजन का भी सवाल आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जहन में इनसिक्योरिटी का फितूर इतनी बुरी तरह से बस गया कि अभी कोई नहीं निकाल सकता है। वो छोटी छोटी बात को उसके साथ कंपेयर करती है। तो घर वालों की ड्यूटी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों में कंपैरिजन ना करें। समीना के जो थॉट्स है, जो व्यूज़ है, वो इतने हैवी हो गए कि नोबडी कैन चेंज इट राइट नाउ उसके लिए जो है शी नीड्स पैम्परिंग, शी नीड्स अंडरस्टैंडिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अभी रिक्वायरमेंट है सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत है। कोई उसे सपोर्ट करे, कोई उसे समझाए कि ये जो आपका सोचना है, ये जो आपका जहन है जो नेगेटिव वाइब में जा रहा है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समीना ये सोचती थी कि हीना आएगी, या तो हो सकता है कि समीना ये सोचती थी कि हीना, फर्स्ट ऑफ ऑल शी डिडंट वांट हीना, और अब हीना जब घर में आ गई है तो उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि ठीक है अभी आ गई है तो देयर इज़ नो वे आउट कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, मुझे उसके साथ अच्छा रहना है या ये रखना है। अगर वो ऐसा पॉजिटिव सोची है तो उसे घर में से सपोर्ट नहीं है। सो शी इज़ राउंड बीच में वो है और पूरी तरह से उसकी तरफ साइक्लोन है, तो वो कहीं से भी निकल नहीं सकती है, पूरा प्रेशर उसके ऊपर है। सो इनसिक्योरिटी, मूड स्विंग्स, यू कैन से अ लिटिल बिट ऑफ डिप्रेसिव फीचर्स समीना में आ चुके हैं। नाउ देयर इज़ नो वे आउट कि वो यहाँ से भाग सकती है, और उसका जो रवैया है वो खुद पर्पसली नहीं कर रही है, उसके माइंड में वो चीज़ सेट हो गई है, जिस वजह से वो जब फॉर एग्जाम्पल उसके सामने पिक्चर बन गई, सोहेल नहीं ये सही है ये गलत है, सास रॉन्ग, ससुर दिस, ये वो पिक्चर बन गई है। तो जब हिना की भी पिक्चर आती है, किसकी पिक्चर आती है, तो वो ब्लास्ट हो जाती है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। परसेप्शन वही हो वही गया है, उसका माइंड सेट हो गया, अभी वो चेंज नहीं हो सकता है घर वालों से। मतलब जैसे देखा जाए कि पूरा जो गुस्सा है समीना का अपने शौहर पर निकल रहा है, पूरी बर्स्ट हो जा रही है, वहीं शौहर जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा, उसे ही गलत ठहरा रहा है कई बार। तो ऐसे में दोनों का रिश्ता कहाँ जा रहा है? मतलब कितना बुरा साबित हो सकता है ये दोनों के रिलेशनशिप के लिए? असल में जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में समीना और कोई सहारा अपने घर में नहीं ले पा रही है। यानी जो उसका ससुराल है, जो उसका घर है, यहाँ पर माँ कुछ सुनने को तैयार नहीं है सोहेल की, और अगर बाई चांस वो टाइम दे भी दे, सुन ले, तो फिर सब कुछ उल्टा ही सोचती है। दूसरी तरफ से बाप से इतना ज़्यादा क़ुर्बत नहीं है, करीब नहीं है कि उससे जाके बातें कर सकें। ले दे के एक सोहेल है, और जब सोहेल भी आकर माँ की बातों को ही बयान करता है तो उसका गुस्सा है, ये वजह है। लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है, जाहिर है कि जब धीरे धीरे माशरे में यानी घर में, समाज में किसी को तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है, तो फिर उसके बाद फिर उससे इंतज़ार होता है कि ये कैसा करें। समीना के लिए जो यहाँ मुश्किल आई है वो ये आई है कि आने के बाद ही फ़ौरन उसको इस तरीके की मुश्किलात में घिरना पड़ गया है। तो अब जब मुश्किलात में घिर गई है, पहले से इन चीज़ों को फेस करने को उसे बताया नहीं गया था कि ऐसा होगा या क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक बेटी माँ के घर में, बाप के घर में है, तो जो भी चीज़ है वो सामने है। ये जो हर घर के अंदर की बात होती है उसको कोई नहीं बता सकता कि वहाँ क्या तुम्हें फेस करना है। अगर वो पहले से तैयार होती तो ठीक है, लेकिन नहीं तैयार है। अब रहा सवाल ये कि जब यहाँ आई तो हर चीज़ नई सामने आ रही है, उसमें अपनी अक्ल के मुताबिक, जो उसकी अक्ल है उसके मुताबिक वो फ़ैसला कर रही है, और उस फैसले में
जब कोई नहीं है तो एक ले दे के सुहेल उस पर अपना गुस्सा उतार रही है। जी। और सुहेल भी ऐसा नहीं है कि इन हालात को पहले एक दफ़ा फेस कर चुका हो, कोई प्रैक्टिकली वो आगे बढ़ चुका हो। माँ है जिसकी सारी उम्र उसके साथ में रही है और उसकी खिदमत का जज्बा है, बीवी है उसको ख्याल रखने का। अब जब माँ और बीवी में दोनों में एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि दोनों में से किसको वो सहारा दे, तो वो यहाँ पर बीवी के ऊपर, क्योंकि वो शौहर है उसका, वो ये सोचता है कि हम इससे ज़ोर से बात कर सकते हैं, हम उससे कह सकते हैं, माँ के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आके वो बीवी को समझाना चाहता है, बीवी को दबाना चाहता है, बीवी पे गुस्सा करता है। तो ये जो सूरत हाल है, जो घर का माहौल है, उसके नतीजे में ऐसा पेश आया है। वरना हकीकत में देखा जाए तो अगर हम एक टाइम पे इस सूरी सिचुएशन को हटा के सुहेल और समीना की ज़िंदगी को देखें, तो जितनी देर उससे अलग कर दें आप, तो फिर देखें तो इन दोनों में कोई ऐसी बात मसले नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर, व्हाट डू यू हैव टू से, डेंजर जोन में आ गया है दोनों का रिश्ता? जैसे आपने ऑलरेडी देखा, मौलाना साहब ने कहा कि लड़की आई है, शी इज़ नॉट प्रिपेयर, चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं। तो एक और चीज़ सबसे बहुत अहम है कि समीना अकेली लड़की है अपने माँ बाप की, तो वो बहुत ही ओवर पैम्पर्ड होगी। तो ये माहौल में आके ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू गेट इनसिक्योर, और फिर ऑन द होल सपोर्ट भी नहीं है। सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल दूंगी। अगर आप देखने जाओ, लाइम रहेगा, आप लाइम को स्क्वीज़ करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? जूस। लाइम जूस निकलेगा। ऑरेंज स्क्वीज़ करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? काय का जूस ऑरेंज निकलेगा। जूस। सो दैट मीन्स उसमें से कोकोनट मिल्क तो नहीं निकलने वाला या कोई और जूस। समीना ऑलरेडी गुस्से से भरी हुई है, अखा दिन उसमें सम द अदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, तो वो एंड पूरा दिन भर रही रहती। इवनिंग में जब सोहेल आता है, सोहेल कुछ बोलता है तो वो पूरी तरह से, थोड़ा सा भी बोलता है तो वो उस पर इतना प्रेशर आता है कि वो निकलता है उसका गुस्से का जूस। सो दैट इज इन शॉर्ट पूरा दिन का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। समीना के पास कोई वे आउट नहीं है कि वो कहाँ जा सके या कुछ कर सके। माँ बाप के घर पे भी नहीं जा सकती है, सास सुनने वाली नहीं है, ननन जो भी है वो भी उसकी फ्रेंड नहीं है। देयर इज़ नो वे आउट कि वो कहीं जा सके। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट की ज़रूरत है। सोहेल उसे सपोर्ट दे रहा है, बट सोहेल दोनों जगह से अनलेवल हो जाता है। क्या वो माँ की सुने? माँ को कुछ कह नहीं सकता है, पापा को नहीं कह सकता है, ना समीना को कुछ कह सकता है। तो वो भी कंफ्यूज है, समीना भी कंफ्यूज है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो समीना के भी पेरेंट्स है एज वेल एज सोहेल के पेरेंट्स है, वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। अननेसेसरी क्रिएशन हो रहा है प्रॉब्लम का। मान साहब, जैसा कि अब देखा जाए कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें भी होती हैं। अब जहाँ 2 बहुएं होती हैं वहाँ थोड़ी बहुत खिटपिट भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसे में जो बड़े हैं घर के, सास ससुर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? कैसे उनको हैंडल करना चाहिए अगर 2 बहुओं में ऐसी कोई अनबन हो रही है? देखिए, ये समझने की बात है। अगर ज़रा सा भी अक्ल का इस्तेमाल किया जाए और जज्बात और ख्वाहिशात को पीछे रखा जाए, अक्ल को सामने रखा जाए, तो जैसा कि खुद हमारे नबी करीम ने इरशाद फरमाया है कि अपनी बहू को बेटी समझो और अपने दामाद को बेटा समझो। यही सिचुएशन होनी चाहिए कि जो बहू आ रही है, चाहे वो 2 हो 3 हो, जो भी जितनी भी बहुएं हैं, अगर कोई इस किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो ये देखें कि अगर ये दोनों हमारी बेटियां होती तो इन दोनों बेटियों के साथ हम कैसे पेश आते, कैसे लेवल करते। 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, मिसाल के तौर पे 2 साल का फासला है। बड़ी बहन कहती है कि मैंने ये सारा काम किया, छोटी बहन नहीं करती। छोटी बहन कहती है कि मेरे साथ ये जिम्मेदारी है। अब अगर माँ छोटी बहन को कहे कि नहीं तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है बड़ी बहन तुम करो, तो ये लेवल नहीं हुआ, ये फिर अलग अलग करना हो। तो जिस तरीके से अपनी बेटी को संभालने के लिए एक माँ करती है, वही ज़रूरत है यहाँ पर भी कि बहू को भी संभालने के लिए। अगर 2 बहुएं, जॉइंट फैमिली है, 2 बहुएं साथ में रह रही हैं, तो दोनों को एक साथ संभालने के लिए, दोनों को एक साथ रखने के लिए बिल्कुल वैसे ही रफ्तार करनी चाहिए, आदल रखना पड़ेगा जी, दोनों। बिल्कुल बराबरी के साथ। और फिर ये देखना होगा कि दोनों के अंदर कितनी कैपेसिटी और इस्तेदाद, सलाहियत पाई जाती है, उसके मुताबिक दोनों को संभालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो इस क्लिप में दिखाया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि जो सुहेल की माँ है वो एक नासमझ औरत है, बल्कि वो बाकायदा तरीके से जो उसमें दिखाया गया है कि वो समझदार हैं, लेकिन जज्बात में आ जाना,
कुछ अपनी ख्वाहिशात को सामने लाना, उसकी बुनियाद पर वो अक्ल से फैसले नहीं कर पा रही हैं। एक तरफ झुकाव हो गया, एक तरफ से बिल्कुल दूरी हो गई है। इस तरीके से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में अगर ये बात आ जाए कि हर बहू हमारी बेटी है और हर दामाद हमारा बेटा है, तो ये मुश्किलात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। पेरेंट्स इसको बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फरजाना जी ने अब जैसे देखा जाए इस सिचुएशन में एक का साथ दिया उन्होंने, एक को गलत ठहराया, लेकिन अगर फरजाना जी की तरफ से हम देखें तो उन्होंने उसका सपोर्ट किया जो अभी नहीं आई है उसको कंफर्टेबल करने के लिए, लेकिन समीना के हिसाब से उन्होंने समीना का साथ नहीं दिया और उसे गलत ठहराया। व्हाट डू यू थिंक कि फरजाना जी क्या एक बेटर क्या इससे कर सकती थी, सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकती थी? वेरी सिंपल, जैसे क्लिप में देखा बीच में दे सिटिंग और फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो फरजाना जी ने हिना को एक्सेप्ट कर लिया है जी। समीना को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस वजह से ये अनबन का प्रॉब्लम हो चुका है। अगर वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेती तो ये बीच में ये बात आती ही नहीं। इधर शी वुड हैव सेड कि हम इट्स ओके, जैसे सोहेल ने कहा है कि इतना भी बुरा नहीं था, ही इज़ ऑलरेडी टेकन द साइड। बट फॉर ये ड्यूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसको समीना को एक्सेप्ट करना है, जो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। हीना इज़ न्यू, समीना इज़ ओल्ड। उसके घर पहले से ही शी इज़ कमिंग फ्रॉम एन इनसिक्योरिटी वे, पहले से उस पर काफ़ी सारी इनसिक्योरिटी आ चुकी है। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, ना सास के साथ उसका रिलेशनशिप कंफर्ट रहा है। शी इज़ ऑलरेडी इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर, अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तो वो टाइम पे उसका जो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समीना के जो एपिसोड में मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक देखा है, इट्स हर टंग, इज़ वेरी रफ। उसका जो भी टोन बोलने का, इट्स वेरी रूड। रूडनेस किसी को भी हर्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज शी इज़, उसका माहौल, उसका ब्रॉटअप वैसा है, या हो सकता है उसमें वो एटीट्यूड वैसा है। तो वो जब भी कुछ भी बोलती है तो जो उसका टोन इतना रफ आता है कि उसकी सास को फटाक से लग जाता है। और हिना का टोन काफ़ी सॉफ्ट है। हम लेडीज़ के टोन भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं, हम बात कैसे करते हैं। वो जब सोहेल के साथ भी बात करती है तो क्या हुआ, तो ऐसा है, मैंने थोड़ी किया। बहुत अच्छा पॉइंट, ऑल दीज टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा सा भी जैसे वो जैसे कहा तो क्या तुम तुम्हारा बना के कल से खा लो, ये अच्छे से बोलती कि ठीक है हिना नहीं अच्छा लगा तो अब तुम्हारा बना लेना कल से, तो ये बात नहीं क्रिएट होती है। तो ये समीना को जैसे मैंने कहा वो इनसिक्योरिटी प्रेशर में वो जो बोलती है उसको भी थोड़ा सा शी हैज टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर, अगेन द क्वेश्चन इज टू यू, अब सोहेल वाज न्यूट्रल, उसने किसी का भी साथ नहीं दिया, उसने अपनी वाइफ के साथ इंसाफ किया। ही इज, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ना वो यहाँ पे कुछ बोल सकता है ना यहाँ पे। उसको यू सॉ उसकी मदर इज पुटिंग प्रेशर ऑन सोहेल, समीना का भी प्रेशर सोहेल पे, तो वेयर विल द पर्सन गो? ही डजंट हैव अ मिड वे, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समीना का जो रोल आप बता रही हैं, ये इसका नेचुरल रोल यानी रोल नहीं है, राइट, एक्शन नहीं है, यानी कि ये खुद ये हमेशा ऐसी हो। पूरे सीरियल में आप देखें ये उसका रिएक्शन है जब वो ये रफ टोन आती है, क्योंकि उस पे कुछ प्रेशर आता है तब वो रफ टोन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि शी इज नॉट बीन इनटू दिस माहौल पहले से, ये अचानक नहीं से है, नेचर नहीं है मौलाना साहब। शादी के बाद, घर में आने के बाद ये नेचर कलकेट हो गया उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द मैरिज। तो ये घर में क्या है, यानी ये अगर घर के अंदर शुरू से ही बड़े इस बात का ख्याल रखें, जुर्अत न दें, उसको बढ़ाएं नहीं, जुर्अत नहीं दें, तो उसका लहजा खुद उसका टोन सॉफ्ट रहेगा जी। लेकिन जब एक्शन का रिएक्शन होता है, ये शादी के बाद आने के बाद उसे सॉफ्टनेस का या सपोर्ट का वो मिला ही नहीं है, तो कुछ भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल खाना गलत मिला है तो पहले ही स्टेप में, जैसे फर्स्ट एपिसोड में वो बैग लेके घर से चली जाती है, वो टाइम पे ही अगर स्टॉपिंग हो जाती तो ये रफनेस रूडनेस आती ही नहीं। और फिर पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत है, जिस वजह से वो स्ट्रांग हो गई है कि नहीं अगर मैं ऐसे करूंगी तो क्या है। और उसने कहा भी कि मेरे अबू तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप कहते तो सब कुछ दे देते। तो कुछ ना कुछ कहीं पे उसमें पूरा सा फाइनेंस का भी सपोर्ट है, और उसको कहीं ना कहीं बैक माइंड में सिक्योरिटी पेरेंट्स की तरह से पूरी है कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, मैं बहुत मजबूत हूँ। दैट इज द थिंग। ओके मल साहब, फरजाना जी अब जैसे कह रही हैं कि हम कोई मारपीट थोड़ी कर रहे हैं, मारपीट क्या सिर्फ जुल्म में शुमार होता है, ज़बान से पहुंचाई गई तकलीफ जुल्म में शुमार नहीं होती। उनके हिसाब से वो कोई जुल्म तो नहीं कर रही हैं, और सही भी है, बहुत से ससुराल वाले मारपीट करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। यकीनन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं। मौला ने फरमाया, हदीस में है कि ज़रबुल लिसान अशद्दु मिन ज़रबिस सिनान, ज़बान की मार तलवार की मार से ज़्यादा सख्त होती है।
ज़बान की मार का ज़ख्म रिवायत में है कि भरता नहीं है। तलवार की मार, तलवार से मारा गया, आखिरी स्टेज तलवार के ज़ख्म का यह है कि गर्दन कट गई, मर गया, ख़त्म हो गया। ज़ख्म लगा, दवाएं की गई, इलाज किया गया, भर गया, ज़ख्म ख़त्म हो गया। लेकिन ज़बान का जो मार होती है वो मार कभी ख़त्म नहीं होती है, वो कभी भरती नहीं है। दिल टूट जाता है तो बर्तन टूट जाए, शीशा टूट जाए, टूट गया, ख़त्म हो गया, लेकिन दिल टूट जाए तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो इसको दिखाया गया, इसमें सही है कि ये कहनी जुल्म को जो तारीफ़ की गई है, जो रिवायत में कहा गया है, जुल्म यह है कि बस उस शय फ़ी गैर महल्ले, यानी जिस चीज़ की जगह नहीं है वहाँ पर रखना, ये जुल्म है। अब यहाँ पर इनका रोल, इनका किरदार क्या है, जिस तरीक़े से इनको हैंडल करना चाहिए नहीं किया इन्होंने, ये ख़ुद जुल्म है जी। तो ये नहीं कि सिर्फ इंसान मारे, तो ही पीटे, जुल्म निकाल के शुमार घर हो। से बाहर कर दे, नहीं। सुबह से शाम तक में अगर 2 बार 3 बार ऐसी गुफ्तगू हम किसी से कर दें कि जिसको जो उसके दिल पे लग जाए, जो उसको रंजीदा कर दे, ये ख़ुद एक मार है, ये एक जुल्म है। बिल्कुल। लिहाजा ज़रूरी नहीं है ये ख्याल करना कि मारा नहीं, पीटा नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये बहुत से लोगों के जहन में आ सकता है, और नहीं कि सिर्फ औरतों, बल्कि औरत मर्द सबके जहन में ये बात आ सकती है। कोई हमने मारा है, कोई पीटा है, नहीं, हमने तो सिर्फ ज़बान से कहा है। जब हम सामने आके किसी से कह रहे हैं कि हमने सिर्फ ज़बान से कहा है, तो हमारा टोन, हमारा लहजा हल्का हो गया। लेकिन जब हम घर में कहते हैं हम तुमसे कह रहे हैं, तो ये कहना, ये चिल्लाना, ये खुद एक असर करता है इंसान ये खुद एक मनफी यानी नेगेटिव पॉइंट है, ये इस तरीके से गुफ्तगू करना। लिहाजा तवज्जो करनी चाहिए सबको, जितने भी यानी देखने वाले नाजरीन हैं, इसको देखें और इसके ऊपर गौर करें कि हमारे लिए ज़रूरी है कि जुल्म को हम समझें। जुल्म सिर्फ मारना, पीटना, घर से निकाल देना नहीं है, बल्कि जुल्म हर वो काम है कि जो हमें करना चाहिए और हम न करें। जो हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हम उसे नहीं कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये जुल्म कहलाएगा। और ज़बान की मार तलवार से मार से ज़्यादा सख्त होती है। डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि फरजाना जी के हिसाब से कि समीना हर बात में रोने लगती है, और वाकई हम देखें तो उसे बात बात पे रोना आ रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है? वाई शी इज़ क्राइंग? क्या वो ऐसा है कि डिप्रेशन का शिकार हो रही है? यस, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, शी इज ऑलरेडी गॉन इनटू द स्टेज, वो ऑलरेडी वो स्टेज में आ चुकी, शी इज़ अ डिप्रेशन पेशेंट। ओके, शी हैज़ गॉट डिप्रेसिव फीचर स्टार्टिंग में, जब मंथ्स हो गए उसको, फिर उसके बाद इफ यू गो टू सी, शी इज़ ऑलरेडी अ डिप्रेसिव केस, बिकॉज छोटी छोटी बात पे रोना, चिड़चिड़पन करना, शी इज़ नॉट स्टेबल, कंफर्ट लेवल नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर साइंस ऑफ डिप्रेशन। शी नीड्स अ चेंज, शी नीड्स सपोर्ट। उसको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए जो उसे ये चीज़ से बाहर खींच के बता सके। और सिंपल इसके लिए क्या होता है राइट नाउ, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसको काउंसलिंग के सेशन, सपोर्टिव थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, जिस वजह से वो चीज़ से स्लोली बाहर निकल सके। बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब ये बंदा ये चीज़ में एक बार थोड़ा सा भी शिकार हो जाता है तो आगे ये स्टेजेस में फटाफट जाने के टाइम नहीं लगता है। वंस यू गो इनटू डिप्रेशन, कोई और चीज़ थॉट्स आ जाते हैं कुछ ना कुछ, और आप ये चीज़ में गिरते ही जाते हो। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी सी केसेस, हमारे पास केसेस आते हैं कि जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होता है, स्टेपिंग स्टोन होता है, तो बंदा ठीक हो जाता है, हम उसे पुल बैक कर सकते हैं। बट जब वो पूरी तरह वो साइक्लोन में घुस जाता है तो फिर उसे वापस से खींच के लाना बहुत 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 दिक्कत होता है उसके लिए नहीं भी, बट फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए। बिकॉज आप देखो ये दो की वजह से सोहेल और समीना का रिलेशन इज नॉट एट ऑल स्टेबल, कहीं पे भी स्टेबल नहीं है, और दरार दोनों में आ रही है, और दे आर जस्ट गोइंग अवे अपार्ट। ना कम्युनिकेशन है, ना अंडरस्टैंडिंग, और बल्कि और दरार होती जा रही है, और दोनों पुल अप हो जाते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, सोल्यूशन है, हम ला सकते हैं, बट वो खुद लोग ही, जो फैमिलीज है दोनों है, वो लोग को पास में आने नहीं दे रहे। दे आर जस्ट अपार्टिंग देम, या मेकिंग देम अपार्ट, के नहीं हो ही नहीं सकता है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे समीना और घर वाले दोनों को सपोर्टिव और उनको समझाए कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ। हाँ साहब, जैसा कि अब हमने देखा कि समीना के जो फादर हैं, यानी सोहेल के जो फादर इन लॉ हैं, अब वो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं सोहेल के ऊपर कि देखो मेरी बेटी के लिए वहाँ माहौल ठीक नहीं है, कुछ तुम लोगों को चाहिए तो मैं दे देता हूँ। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, सोहेल को बहुत बुरा लगा, और आने के बाद उसने समीना पे ही अपना सारा गुस्सा उतारा है। तो उस लड़की के जहन के साथ क्या होगा जब शौहर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है?
सही है। बिल्कुल सही बात है कि जब उसके ऊपर इस तरीके की गुफ्तगू होगी हमने होगा, क्यों? इसलिए कि सुहैल उसको ये इंतज़ार और तवक्को नहीं था, यानी ये थी नहीं कि वो सोच रहे कि ये बातें हमारे यानी समीना के बाप तक पहुँचेगी और वो इस तरीके से उससे बातें करेंगे और ये कहेंगे। क्यों? सुहैल ने अपनी इंसल्ट महसूस किया कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है, जी मेरी बेइज्जती हुई है। अब इस बेइज्जती को वो कहाँ पर लेगा? आए दिन समीना की भी तो बेइज्जती होती रहती है उस घर में। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल होती रहती है, लेकिन इस बात को समझता कौन है? सुहैल भी नहीं समझता इस बात को, न उनकी माँ न उनके बाप। ले दे के एक समीना समझती कि मेरी बेइज्जती हो रही है और वो अपने गुस्से से, वो अपने टोन से, अपनी बातों से उसको पूरा करती है। यहाँ पर भी सुहैल ने जो कुछ उसने महसूस किया कि मेरी बेइज्जती हुई है, आके सब कुछ समीना के ऊपर निकाल दिया। जी और अपने जानने में, अपनी नज़र में समीना के बाप ने ये सोचा, यानी जो उनकी जहनियत और मेंटलिटी उनके घर वालों की देखी, वो यही समझे, जिस तरीके से उनको बताया समीना ने, वो यही समझे कि अगर 2-4 घर के बड़े सामान ले जाके जहेज़ के उन्वान से या उसकी मदद से दे दिया जाए तो शायद ये मसला हल हो जाए। यही सोच के उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए दो, जबकि सुहैल की गैरत ऐसी है कि वो इन चीज़ों को नहीं पसंद करता, वो नहीं चाहता है उन्हें, को मालूम है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ की तरफ से ये सारी बातें समीना के साथ हुई तो समीना ने अपने जब पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने यही कहा कि हम ये देने को तैयार हैं। ये बातें सुनने के बाद सुहैल ने जो आके समीना के साथ किया वो एक फितरी और नेचुरल अमल था जिसको उसने अंजाम दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो हम इसको न सही कह सकते न गलत कह सकते हैं, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये बात शुरू हुई है, जो बैकग्राउंड है उसको हमें देखना पड़ेगा क्यों हुआ ऐसा। सर यहाँ पर सुहेल बार बार कह रहा है कि हीना को यहाँ नहीं रहना है, हीना को यहाँ नहीं रहना है, वो एक दिन चली जाएगी इरफान के साथ, तो क्या यहाँ नहीं रहना है? तो जितने भी मंथ यहाँ पर है तो उसका काम करना नहीं करना यानी जायज़ है, काम नहीं करना कि नहीं भी कर रही है तो इट्स ओके, यानी जो साथ रह रहा है वो काम भी करता रहे और बुरा भी बनता रहे, और जो दूर रह रहा है वो ना भी करे और वो अच्छे से भी, हाँ सबके सामने अच्छा भी है, वो इंसाफ नहीं देखिए है। काम करना ना करना या रहना ना रहना ये शुरू कहाँ से हुआ है? जब सुहैल से ये कहा गया कि इरफान की शादी है और वो कुछ दिन के लिए बस यहाँ रहेगा, लेके अब पहली चीज़ जो होता है ना, वही जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाला हिसाब है कि पहले दिन माँ ने सुहैल के जहन में ये बात डाली कि है ना कुछ दिन यहाँ रहेगी, सुहैल लेके चला जाएगा, दुबई में उसका घर है। तो अब जब ये बात सामने आई है तो सुहैल भी उसी बात को बार बार अपनी बीवी से कह रहा है कि ये कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। सुहैल ये सोच रहा है कि कुछ दिन के लिए है, 2 महीने 4 महीने जितने दिन भी कुछ दिन है, तो इस कुछ दिन में वो मेहमान की तरह, एक नए मेहमान की तरह रहे और अच्छे से गुजर जाए और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन हकीकत में जो दूसरी तरफ से रवैया सामने आ रहा है, जो अखलाक सामने आ रहा है सुहैल की माँ का, उसने ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि बराबरी के एक दूसरे से मुकाबला और मुकायसा हो रहा है। तो जब मुकाबले की सूरत आ गई तो अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है, समीना कह रही है कि वो क्यों नहीं करती, उसको भी करना चाहिए। ये तो हमारे माशरे और समाज की ज़रूरत है इस तरीके से कि वरना हकीकत में कोई लड़की चाहे बहू हो या बेटी, उससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं लिया जा सकता है। घर के काम के लिए उससे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, तो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। सोच सकते, ये भी उसके दिमाग में चल रहा है कि मैंने तो दूसरे दिन आके सब काम किया, जी हाँ, मैंने तो ये भी आए, भले इसे दुबई जाना है इट्स ओके, बट वो भी काम कर सकती है, दुबई जाके भी तो उसे काम करना है। एग्जैक्टली। उसका ये दिमाग भी काम कर सकता है। तो उसका सोचना है कि मैं घर में आ गई हूँ, मैं सब काम कर रही हूँ, मैं सब जिम्मेदारी कर रही हूँ, भले हिना को दुबई जाना है बट अब हम साथ में मिलके भी कर सकते हैं, वो भी थोड़े दिन इक्वल वो कर सकते। सो ये सब चीज़ ऑल गोइंग अराउंड द बुश। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा अब मेरा अगला सवाल ये है कि कई जगह ऐसा होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि सासों को नहीं पसंद आता कि बहुएं ज़्यादा अपने मैके जाएं, इट्स वेरी कॉमन। तो ऐसे में क्या अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने माहौल ताकि अच्छा रहे, सास का मूड ख़राब ना हो, तो क्या बेटियों को जाना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि एक लौता एक ही घर रहता है, वो जहाँ वो जाके लेकिन जो नहीं, जैसे मौलाना ने कहा कि हदीस है कि दामाद को बेटा समझो और बेटी को बहू को बेटी समझो, सो वैसे इट्स नॉट अ थिंग। हाँ, अभी
हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर है कि नहीं घर नहीं जाना चाहिए, अभी आ गए हो, अभी सिर्फ माह मुहर्रम में जाना, माह रमज़ान में जाना, ईद बारात में जाना, दैट्स इट, बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। वो उसकी माँ का घर है, जैसे अपने आपका बेटा रोज़ अपने घर पे आता है तो बेटी भी जा सकती है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस जो सोसाइटी का प्रेशर जो है वो हम पे, वो हमारे पे होता है कि हम उसे कैसे चेंज करें। ये क्या इंडियन कल्चर की वजह से है? ये हमारी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इट्स वेरी कॉमन राउंड द बुश, बट ये नहीं है, ये हमें चेंज करना है कि जब बेटा अपनी माँ के घर पे रोज़ आता है तो बेटी भी जा सकती है। बट फिर देन यू हैव टू कीप अ लिमिटेशन। बहू को भी एक लिमिटेशन कि मेरी भी यहाँ जिम्मेदारी है, कंप्लीट करके फिर मैं जाओ, आई हैव नो इश्यूज़। बिल्कुल परफेक्ट। मौलाना साहब, अब ये जो मेरा सवाल है ये इस शो से रिलेटेड है, लेकिन इस एपिसोड से रिलेटेड नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग हमसे आके पर्सनली कह रहे हैं कि हम लोग इस शो के ज़रिए बहू को एक गलत शय दे रहे हैं। आजकल की लड़कियां पहले ही मतलब उतनी काम एक्सपर्ट नहीं है और हम उनको ये सब बता के शरायत की नहीं, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं, तो हम उन्हें गलत शय दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम से बहरहाल जो हमने देखा, हम जो देख पाए और जिसमें हम खुद रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक हकीकत पर मबनी बातें हैं कि जो जिसका हक है, जो जिसका राइट है, उसको अदा करना चाहिए। और इस प्रोग्राम के ज़रिए अभी हमने कहा और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमको अपने माशरे और समाज में हर माँ और हर बाप को ये तय कर लेना है कि आने वाली घर की बहू मेरी बेटी है, आने वाला घर का दामाद मेरा बेटा है। और इसी थिंकिंग से और इसी पॉइंट से हमें इस प्रोग्राम को देखना चाहिए। ये ख्याल करना कि हम बेटियों को शय दे रहे हैं, बहुओं को नीचा कर रहे हैं या बहुओं को ऊंचा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है इस प्रोग्राम से। और ये सोचना लोगों का गलत है। अगर मसला ये है कि जिसके घर में इस तरीके के छोटे मोटे मसाइल भी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, और जिसके घर में मसाइल नहीं है, जो खुश हो रहा है जिसके घर में, तो जिसके दिल में जैसा जिसके घर में सिचुएशन है उस हिसाब से वो इस सीरियल को पसंद कर रहा है। मेन इम्पोर्टेंट ये इससे है कि चेंज होना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर डिपेंड होता है ये शो को आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो, नेगेटिव। आप दूसरे शोज देखते हो तो दूसरे शोज में तो ऐसे वहाँ पे सब वे दिखाते हैं, यहाँ पे हम आपको सीरियल दिखा रहे हैं और बल्कि बता रहे कि आप अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हो और अपने माशरे के लिए आप अच्छी बेहतर कैसे कर सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि इस्लामी नज़रियात से, यानी हदीस और रिवायात और कुरान की रोशनी में जीने का जो एक तरीक़ा है वो इसमें बयान किया गया है। दुनियावी तालीमात से भी हमारे डॉक्टर साहब आए और दूसरे लोग आए, उन्होंने बताया इस्लामी तालीमात से, यानी दीन और दुनिया दोनों तालीमी लिहाज से एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी ज़िंदगी कैसे हो सकती है, वो हमारा मकसद है और वो पहुंचाना है। आप यानी मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की बातें ना करें, बल्कि इसको एक आज़ाद ख्याल होकर, बिल्कुल आज़ाद निगाह से इस सीरियल को देखने के बाद फैसला करें। अपने घर के माहौल को चेंज करने के लिए इसको देखें, फिर ले आएँ। पहले से अपने घर की फ़िक्रों को लेके इस सीरियल को न देखें, इस प्रोग्राम को न देखें, वरना नतीजा उल्टा निकलेगा। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने, बहुत ही अच्छे आंसर्स थे, बहुत इजीली आप लोगों ने सारे मसले सॉर्ट कर दिए। आई होप कि नाज़रीन वाकई इसको इस नज़रिए से देखें। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये शो किसी की तरफदारी में या किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये शो बेस्ड है एक रिसर्च पर, यानी इस शो को हमने कई कहानियों से लेकर मिलाया है। ये जो सास हैं फरजाना जी, ये कई सासों का रोल प्ले कर रही है। ये एक बुरी सास नहीं है, ये बहुत सारी सासें हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है। हमने सारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक ड्रामे में ढालने की कोशिश की है। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि रिश्तों की अहमियत एक बार फिर बढ़ जाए जो अब ख़त्म हो गई है, और तलाक के रेट थोड़े बहुत घट सके हमारे शो के ज़रिए। नाजरीन, हमें अपने ईमेल, सजेशन और फीडबैक लिखना ना भूलें kbhr.channelwin@gmail.com पर। तब तक के लिए देखते रहें चैनल विन, अपना ख्याल रखें और हमारे मैसेजेस पे अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।